नमस्कार। इस यूनिट में रीड करनी है हमको और इसी यूनिट में लगभग क्या फंडामेंटल राइट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत टाइम लगाया इसमें भी। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है, हमारे को दोबारा प्रदान करता है, दोबारा रिस्टोर करता है। वो आदेश देता है या निर्देश देता है या रिट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें दोबारा प्रदान करता है। तो ये रिट क्या होती है ये जरा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिट होती है 5 टाइप की। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस, परमादेश मतलब मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्टियोररी, अधिकार प्रेक्षा, क्यो वारंटो। ओके, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये लॉ से संबंधित वर्ड्स हैं। इसको बहुत इजी है, ये इसे समझते हैं हम। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। शब्द से समझ जाओ, बंदी को प्रत्यक्ष करने का काम, ठीक है। मतलब शरीर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, जो भी सरकार के अंडर अरेस्ट है, जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो सरकार कहती है कि उसे तुरंत ही हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, सशरीर, ठीक है। ये नियम है ताकि उसकी जांच की जा सके कि जो उसको गिरफ्तार किया गया है या जो उसके ऊपर निषेध लगाया गया है वह सही है या गलत है। अगर गलत होता है तो वह तुरंत आदेश देती है कि इसको छोड़ा जाए। समझ गए? और ये रिट लगाने के लिए नहीं, जरूरी नहीं कि जो पीड़ित व्यक्ति है वही रिट लगाएगा तभी काम होगा। ये रिट कोई भी लगा सकता है, क्योंकि ये फैसला किसमें आया था? कानू सान्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के केस में, जिसमें फैसला निकल के आया था कि पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति ये रिट लगा सकता है, ठीक है। पीड़ित को वहां उपस्थित होना कोर्ट में जरूरी नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबेस कॉर्पस क्या सुनिश्चित करता है कि जो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे निषेध लगा है, किसी प्रकार का निषेध लगा है, उसको सशरीर तुरंत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिसके अंतर्गत ये चेक किया जाए कि ये जो इसकी अरेस्ट है या जो इसका डिटेंशन है ये सही है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो तुरंत उसे रिलीज करके उसकी फ्रीडम को रिस्टोर किया जाए, उसके फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन को अवॉइड किया जाए, ठीक है। क्लियर? कानू सान्याल केस इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला है परमादेश, परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति या लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर या सबऑर्डिनेट कोर्ट, निचली न्यायालय या सरकार या निगम अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है ना, अपने कर्तव्य का जिस पद पे उसको जो कर्तव्य करना चाहिए, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ ये आदेश दिया जा सकता है। समझ गए आप? एक चीज इसमें स्टार मारना क्या है, इसमें आपको स्टार ये मारना है, अपवाद ये है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी हो सकता परमादेश। एक बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकता, और किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राइवेट संस्था के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकता। मतलब पब्लिक सेक्टर के लोगों को, सबको, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो प्रशासनिक निकाय हो, सबके लिए परमादेश जारी हो सकता है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट गवर्नर एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, परमादेश क्लियर हो गया, एक्सेप्शन क्लियर हो गई, डन। प्रतिषेध, रोकना, प्रोहिबिशन, मना करना। ओके, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? मना करना। इसके अंतर्गत लोअर कोर्ट को बोला जाता है कि अपनी औकात में रहो, है ना, सीधी सीधी बात में। लोअर कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से मना करते हैं। अगर कोई न्यायालय अपने किसी भी वाद में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्रवाई करता है ना, या फैसला सुनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ प्रोहिबिशन रिट जारी की जा सकती है। ये जुडिशियल और सेमी जुडिशियल बॉडी के ऊपर ही ये रिट जारी होती है, मतलब न्यायालयों के ऊपर ही जारी होती है ना, प्रशासनिक निकायों के ऊपर जारी नहीं होती है। ये जुडिशियल या सेमी जुडिशियल, न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं पे लागू होती है। कब लागू होती है? जब कोई न्यायपालिका या न्याय अधिकरण अपने
जो राइट्स हैं उसको ओवरराइड करता है या उसको एक्सीड करके कुछ काम करता है। ठीक हो गया, हद में रहने की सलाह। अगला उत्प्रेषण, सर्टियोररी, इसके अंतर्गत क्या होता है, लगभग मिलता जुलता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को खंडित कर देता है। अगर वो फैसला अधीनस्थ न्यायालय मतलब लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके सुनाया है तो देखिए, प्रतिषेध तो उस कंडीशन में होता है जब फैसला नहीं आया है, उसकी एक्टिविटी के टाइम पे प्रतिषेध लगा दिया। लेकिन अगर फैसला दे दिया है कोर्ट ने, है ना, और हायर कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट को को महसूस होता है कि भाई ये जो फैसला इन्होंने सुनाया है ना, ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला था, तो यह उत्प्रेषण जारी कर देगा, उत्प्रेषण रिट जारी कर दी जाएगी। एक बात खत्म हो गया। लास्ट, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसके अंतर्गत क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने मतलब जो कि लोक पद पे है, किसी पब्लिक पोस्ट पे है और उस पे उसकी नियुक्ति जो वैधता है उस पे कोई संकट आता है तो वह यह रिट जारी कर सकता है। मतलब उस पब्लिक ऑफिसर को ना, उस पब्लिक ऑफिसर ने अगर उस पोस्ट को अवैध रूप से धारण किया हुआ है, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी उस पद के जिस पद पे है उस पद के लायक नहीं है, तो यह रिट जारी की जाती है कि भाई अपनी वैलिडिटी आप सिद्ध कीजिए कोर्ट के आगे कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं, आप अवैध नहीं हैं इस पद के लिए। डन हो गया। सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, किताबों में बड़ी रामायण लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिए। इसके अंतर्गत अधिकार परीक्षा कंप्लीट हो गया, पांचों रिट कंप्लीट हो गई। समझ गए बात को। अब एक और चीज बताऊं आपको, ये जो रिट होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू देता है, एक बात, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत देता है। समझ गए। इसमें एक चीज देखते हैं, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ बड़े मजबूत किए कर रखे हैं पार्लियामेंट ने भी। इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 139। इस अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद शक्ति दे देती है सुप्रीम कोर्ट के कि वो इन रिटों के अलावा और भी रिट जारी कर सकती है लोकहित के लिए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करती है, सेम रिटें हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत आर्टिकल, है ना, जारी करती है। और आर्टिकल 139 के अंतर्गत पार्लियामेंट क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट को और मजबूत करती है। मतलब वो इन रिटों के अलावा भी कहते हैं कि आप और भी रिट जारी कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो। क्लियर हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो क्षेत्र पूरा भारत है ना, तो पूरे भारत में किसी भी जगह के लिए रिट जारी कर सकती है। हाई कोर्ट का क्षेत्र क्या है, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट की जो रिट होती है वो पर्टिकुलर स्टेट के लेवल पे पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जो होती है वो पूरे क्षेत्र के लिए पड़ती है। आर्टिकल 139 मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट को और रिट जारी करने की मजबूती देना। ये हो गया, रिट हो गई जारी। अब हम एक और टॉपिक करते हैं, PIL। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिसने इसकी शुरुआत की थी उनका हाल ही में निधन हुआ है, PN भगवती जी का। 1986 में हमारे चीफ जस्टिस PN भगवती जी को PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, हिंदी में बड़ा फेमस नाम है जनहित याचिका, है ना। आजकल बड़ा ये फैशन हो गया ना PIL का। PIL की शुरुआत 1986, इसका श्रेय जाता है PN भगवती जी को। ठीक है, हमारे पूर्व चीफ जस्टिस, हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, तो वैसे भी PIL इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, PIL जनहित याचिका, नाम से पता लग रहा आपको कि जब किसी लोकहित के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट डाली जाती है, हाई कोर्ट में कोई रिट डाली जाती है ना, तो उसे PIL कहा जाता है, जनहित याचिका कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी लोगों से संबंधित, लोकहित से संबंधित मुद्दों पे कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया जाता है ना। ये कार्य ज्यादातर जो बड़े बड़े समूह होते हैं ना, बड़े बड़े जो हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, वो लोगों के बिहाफ पे जाके याचिका लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में। इसको पोस्ट कार्ड रिट भी कहा जाता है, मतलब इसको पोस्ट कार्ड के थ्रू भी कोई इसको लगा सकता है। इसके बाद
आजकल देखा जा रहा है कि इसका जनहित याचिकाओं का ना मिसयूज भी हो रहा है। लोग पॉपुलैरिटी लेने के लिए करते हैं, डाल देते हैं, या किसी को परेशान करने के लिए भी डाल देते हैं। तो कोर्ट ने समय समय पे ना बड़ी रूलिंग भी दी है। 1997 में एक केस में कोर्ट ने कहा था कि भैया आपको ना रिट डालते समय एक एफिडेविट भी देना होगा कि आप जो ये PIL डाल रहे हैं इसमें जो फैक्ट हैं उसकी जानकारी आपके पास है। ऐसा नहीं कि ये बिना फैक्ट के, बिना तथ्य के आपने याचिका लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट जुर्माना भी करता है अगर आपने बिना बात की PIL लगा दी है, तो कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। इसके अंतर्गत अगर आपने PIL में मजबूती नहीं है, तथ्यहीन है, एविडेंस में लैग कर रही है, तो उस पे जो रिट लगाने वाला व्यक्ति है, याचिका करता है, उसके ऊपर फाइन भी लगता है। तो जनहित याचिका का काम समझ में आ गया। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स का या किसी इंडिविजुअल का कार्य होता है जो लोकहित मुद्दे पे कोर्ट में जाता है और उस मुद्दे के ऊपर कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराता है कि यहाँ किसी प्रकार से ये लोगों के लिए समस्या हो रखी है या किसी प्रकार का वायलेशन हो रहा है। हाँ, ये सरकार के अगेंस्ट में भी हो सकता है, किसी के अगेंस्ट में भी हो सकता है। ठीक है। और कोर्ट ने इनको बहुत इस PIL के अंतर्गत ना आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से के अंतर्गत बड़ी मजबूती मिली है। इन आर्टिकल्स को भी ना PIL से बड़ी मजबूती मिल गई है ना। और इसका कहा जाए तो स्वरूप व्यापक हो गया है। और इसीलिए कोर्ट ने इनको न्याय मित्र भी कहता है। न्याय मित्र के बराबर दर्जा दिया जाता है याचिकाकर्ताओं को। एमिकस क्यूरी जिसको बोलते हो आप लोग। एमिकस क्यूरी मतलब न्याय मित्र, है ना। इन याचिकाकर्ताओं को न्याय मित्र के बराबर का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो PIL कंप्लीट हो गया, रिट कंप्लीट हो गया, इसी के साथ आपका फंडामेंटल राइट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संसद और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कुछ विवाद हुए वो डिस्कस करूंगा और आर्टिकल 33, 34 डिस्कस करके फटाफट नीति निर्देशक सिद्धांत शुरू करेंगे। देखिए, आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना किसी भी कीमत पे। अब मुझको नहीं पता कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन बिना नोट्स के आपका देखिए काम चलेगा नहीं। मैं अपने वादे के अकॉर्डिंग पूरे वीडियो कंटिन्यूसली डालूंगा। अभी आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना इससे फायदा उठाते हैं। यूपी पुलिस SI का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी रामबाण है। 24 सितंबर को यूपी PCS का है एग्जाम। इससे बाहर क्वेश्चन आने मुश्किल है। ठीक है, तो प्लीज साथ में पढ़ाई को तेज कर दीजिए, समय कम है और मजबूती पकड़िए पढ़ाई में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।